हाँ, चलिए स्टार्ट करें। जी सर। तो मीनाक्षी जी अपना रोल नंबर बताइए। 222178। मीनाक्षी जी, आपको राजगढ़, भोपाल और उज्जैन जी तीन सर। डिस्ट्रिक्ट में आपका रेजिडेंस रहा है। और तीनों ही डिस्ट्रिक्ट आपके लगभग यानी कि मालवा क्षेत्र में आते हैं। तो जी सर। मालवा क्षेत्र की इकोनॉमी के बारे में बताइए आप। जी सर। सर, मालवा क्षेत्र की इकोनॉमी कृषि प्रधान इकोनॉमी है सर। जहां पर अधिकतर जनसंख्या कृषि में संलग्न है और कृषि क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है सर। जैसे मालवा क्षेत्र की हम बात करें सर, तो यहाँ पर सोयाबीन का अत्यधिक उत्पादन होता है। और सोयाबीन के साथ अन्य फसलों का भी उत्पादन होता है, जिसमें सर गेहूं, चना, अरहर, कपास आदि का सर यहाँ पर उत्पादन होता है। और सर, अच्छा, सोयाबीन दलहनी फसल है या तिलहनी फसल है? सोयाबीन दलहनी फसल है सर। अच्छा, लेकिन सोयाबीन का ऑयल भी तो आता है। जी सर। अच्छा, ये बताइए आपका एमपी के जो मालवा क्षेत्र है, यहाँ पर कौन जी कौन सर। से इंडस्ट्रियल एरिया हैं मालवा क्षेत्र में? जी सर। सर, मालवा क्षेत्र में सर राजगढ़ में एक पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि बहुत से एमएसएमई और छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है सर। और मालवा में और भी तो आते होंगे। सर, अभी तो हमको यही रिकॉल हो पा रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, भोपाल में कौन कौन सा यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया है? जी सर। सर, भोपाल जिले में भेल एक औद्योगिक बड़ा क्षेत्र है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित पार्ट्स का सर वहां पर उत्पादन किया जाता है। ये वेल की बात कर रहे हैं, बीएचईएल के, है ना? जी सर, भेल। तो ये वेल किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस रहता है? जी सर। सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मात्रात्मक दृष्टिकोण से हम उसको देखते हैं। यहाँ मात्रात्मक वैल्यू में बताता है, जैसे कि जीडीपी और जीडीपी, जीएनपी। ये और किस में आता है? जी सर। जीडीपी जी, जीएसपी किस में आता है? सर, ग्रोथ में अच्छा तो अर्थशास्त्र, वृद्धि सर। ये वृद्धि सर, सॉरी सर। और अर्थशास्त्र वृद्धि जो है सर, उसमें हम मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं को देखते हैं, जिसमें हम जीडीपी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब पहलुओं को देखते हैं सर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जी सर। सर, सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों से सॉरी सर, समझौता किए बिना ही वर्तमान की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जीडीपी क्या होता है? जी सर। सर, एक वित्तीय वर्ष में समस्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। अच्छा, बेरोजगारी क्या है? जी सर। जब कोई व्यक्ति सर काम करने का इच्छुक हो और उसमें क्षमता भी हो, परंतु वह रोजगार नहीं प्राप्त कर सकता, तो वो बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। अच्छा, ये छदम में बेरोजगारी क्या होती है, सुडो एम्प्लॉयमेंट? जी सर। सर, प्रच्छन्न बेरोजगारी की वह अवस्था है जहां पर जितने व्यक्ति की काम की आवश्यकता है, उससे अतिरिक्त व्यक्ति वहां पर अगर काम में लगे हुए हैं, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। उदाहरण के लिए सर, हम कृषि
का उदाहरण इसमें देख सकते हैं कि कृषि में अगर 10 व्यक्ति की आवश्यकता है तो वहां पर 12 से 13 व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं तो वो 3 व्यक्ति एक्स्ट्रा है, वो सर उनकी छिपी हुई बेरोजगारी। और संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इसको। कोई बात नहीं। ये भुगतान संतुलन क्या होता है? जी सर। सर किसी देश का अन्य देशों के साथ जो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है उसका व्यवस्थित लेखा जोखा सर बीओपी में होता है। अच्छा, ये आपका जो ब्रिक्स है संगठन, इसमें कितने जी देश सर। हैं? ब्रिक्स में कितने देश हैं? सर ब्रिक्स में सर वर्तमान में 11 देश हैं। भारत उसका सदस्य है? जी सर। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? सर ब्रिक्स में ब्राजील, इंडिया, रूस, चाइना और दक्षिण अफ्रीका सर ये के नामों से ब्रिक्स का संगठन बना था सर। ठीक है। अभी ब्रिक्स की बैठक कहां पर हुई थी? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। अभी हाल ही में चीन में किस देश किस यानी कि आर्थिक संगठन का यानी कि बैठक हुई थी? चीन में सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ। हाँ हाँ, लगाइए। सर एससीओ की बैठक हुई थी शायद अभी वहां। अच्छा, एससीओ फुल फॉर्म क्या है? सर शिकागो संघाई सम्मेलन। एक बार फिर सोच के बताएं। अ, सर संघाई शिकागो कमीशन सर। सॉरी सर मैं पूरी तरीके से नहीं याद कर पा रही हूँ। कोई बात। चलिए सर, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मीनाक्षी जी, जी नमस्ते। कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ मैं। हाँ। अभी वर्तमान परिदृश्य में काफी कुछ उथल पुथल चल रहा है और जी सर। उसका संबंध राजनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिल रहा है ना? जी सर। तो इसका भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, खासकर तब जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 25% से बढ़ा के 50% कर दिया। जी सर। सर जैसा कि हमको पता है सर कि 7 अगस्त 2025 को अमेरिका द्वारा 25% का टैरिफ लगाया गया था, जिसको बढ़ाकर 27 अगस्त को उन्होंने 50% टैरिफ भारत देश पे लगाया है, जिसका सर इसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा प्रभाव सर इसमें देखने को मिला है हमको। यहाँ की जो व्यापार है सर, थोड़ा इसमें व्यापार में व्यवधान पैदा हुए हैं, जो हमारे देश से वहां पर फार्मा इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो निर्यात भारत करता है, कहीं ना कहीं उसमें सर थोड़ा प्रभाव देखने को मिला है। और सर हमारे यहाँ पर थोड़ी इन्फ्लेशन भी देखने को मिली है, जिसके कारण यहाँ पर प्राइसेस वगैरह बढ़ गए हैं और व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा है सर। और इसी कारण से अर्थव्यवस्था में सर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस नकारात्मक प्रभाव से उबरने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? जी सर। सर नकार इस प्रभाव से सर उबरने के लिए मुख्यतः मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति को अपनाकर हम इन प्रभावों को दूर कर सकते हैं, जिसमें सर मौद्रिक नीति के तहत बैंक रेट, सीआरआर इनको कम करके सर हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। और सर दूसरा जो राजकोषीय नीति है, जिसमें निवेश को बढ़ाकर हम इस स्थिति से थोड़ा उबर सकते हैं, जैसा कि हाल ही में अभी भारत सरकार ने जीएसटी 2.0 सर लेके आए हैं, जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट हमको इसमें बाहर निकलने में हमारी मिला है सर। अच्छा, क्या कारण है कि भारत में महिला उद्यमियों की संख्या बहुत कम है पुरुषों की तुलना में? जी जैसे सर। आप जैसे स्टूडेंट भी जो इकोनॉमिक्स से पीजी हैं, बजाय किसी जी उद्यम में लगने का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रही हैं। जी सर। हाँ, तो बताएं कि
कम भागीदारी के पीछे क्या कारण है महिलाओं के? जी सर। सर जैसा कि अभी महिलाओं की स्थिति के बारे में सर हम बात करें, तो हाँ ये है कि महिलाओं की स्थिति अभी रोजगार में इतनी पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति सर इसमें सुधर रही है। भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं वगैरह चलाई जा रही है, जैसे लाडली बहना योजना, तो कुछ सामाजिक योजना जो चलाई जा रही है उसके तहत महिलाएं इसमें आगे बढ़ रही है। प्रयास सर है हमारा कि महिला इसमें बहुत अच्छा करेगी और कर भी रही है, फिर भी थोड़ी कमी रही है क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक असमानता एक जो विद्यमान है, और सच शिक्षा में महिलाओं को इतना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये इसका कारण रहा है कि महिलाएं की भागीदारी रोजगार में कम रही है सर। अच्छा, अभी आपने बात की है लाडली बहना योजना की, कब शुरुआत की जी गई थी सर। इसकी? कब शुरुआत की तो गई? लाडली बहना योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई, सॉरी सर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी सर। ठीक। अभी इसके तहत कितनी धनराशि दी जाती है महिलाओं को? सर जब 5 मार्च 2023 को इस योजना की घोषणा की गई थी, तब इसमें 1,000 प्रति माह पात्र महिलाओं को दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 1,250 रुपए भी वर्तमान में राशि दी जाती है सर। अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया है पात्र महिलाओं को, तो इसमें किन महिलाओं को पात्र माना जाता है? क्या क्राइटेरिया है इसमें? जी सर। सर इस योजना में अविवाहित महिलाएं, गरीब महिलाएं जिनकी आर्थिक स्थिति सही ठीक नहीं है, वो महिलाएं और को सम्मिलित किया गया है सर। आपको लगता है कि 1200 इस महंगाई के जमाने में 1250 रुपये से उसकी आर्थिक समस्या का हल किया जा सकता है? सर बिल्कुल 1,250 रुपए में उसकी आर्थिक समस्याओं को हल तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी महिलाएं थोड़ी इसमें आत्मनिर्भर हुई है, और जो 1,250 रुपए उन्हें मिल रहा है उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइज उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें सर थोड़ा तो उनका योगदान उनको मिल जाता है, जिसके तहत वो थोड़ा सा आत्मनिर्भर हुई है सर। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। वो इस पैसे का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन ये तो दोनों अनुत्पादक हो गए ना। उससे उसकी कमाई तो बढ़ी नहीं। 1250 के 1250 इसमें खर्च हो गए। तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है कुछ उपाय कि इस 1250 का ऐसा उपयोग किया जाए कि इससे और मनी जनरेट हो, और उसके बाद से हम शिक्षा पर भी खर्च करें, स्वास्थ्य पर भी खर्च करें, और हमारी पूंजी भी बची रहे। तो इसके लिए क्या कर सकती हैं महिलाएं? सर इसके लिए महिलाएं जो 1,250 रुपए की राशि सरकार द्वारा उन्हें दी जाती है, उस राशि का वो सदुपयोग कर सकती हैं। जैसे कि सर घर में ही कुछ बुक्स खरीद कर बच्चों को पढ़ा सकती है, कुछ कोचिंग से की शुरुआत। सर छोटा अमाउंट है, लेकिन बोलते सब पाई पाई से ही घड़ा भरता है, तो अगर थोड़ा सा उनको कंट्रीब्यूट कर ले वो, और इस तरह से अपना रोजगार, खुद भी आत्मनिर्भर होगी और बच्चों का भी सर भविष्य बनेगा। दूसरा सर वो और रोजगार भी इसमें कर सकती है, जैसे सिलाई मशीन के थ्रू वो सिलाई से संबंधित उद्योग मतलब कर सकती है सर। उसके बाद वो अचार पापड़ कई ऐसी वस्तुएं निर्मित कर सकती है सर, जिससे अपन घर बैठे भी अपन अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं सर। अच्छा, ये बात आपको भी पता होगा कि मध्य प्रदेश एक जनजातीय बाहुल्य एरिया जी है ना? जी सर। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की आर्थिक समस्याएं क्या क्या हैं? जी सर। सर मध्य प्रदेश जो कि एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर सर जो मध्य प्रदेश की जनजातियां निवास करती है, उनकी कई आर्थिक परिस्थितियां सही नहीं है सर। उसका कहीं ना कहीं कारण रहा है, एक तो अशिक्षा, अजागृति, उनको प्रॉपर रूप से शिक्षा नहीं दी गई है और उनको जागृत नहीं किया गया है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। और जी सर, जब यही बता पा रही हूँ सर। क्या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जनजातियों जी के सर। आर्थिक विकास के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं? और यदि चलाई जा रही हो तो क्या क्या? जी सर। मध्य प्रदेश की जनजातीय क्षेत्रों के लिए सर
उच्च शिक्षा के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। नहीं, मैं और कर रहा हूँ, मैं आर्थिक विकास की बात कर रहा हूँ। आर्थिक विकास क्या हो जाएगा? जी सर, सर आर्थिक से संबंधित सर उनकी, सर सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं पकड़ पा रही हूँ सर मैं। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप कोई ऐसा टॉपिक बताएं जिस पर आपके साथ बातचीत की जा सके, जिसमें लगे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती हैं। जी सर, सर अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र से मैं सर थोड़ा पढ़ के आई हूँ। अच्छा, अर्थशास्त्र में कुछ पढ़ के आएंगे? क्या पढ़ के आई हैं, जी बताइए, सर, क्या पढ़ के आई हैं? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैंने स्टडी की है थोड़ी सर। अच्छा, क्या है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स? जी सर, सर ये सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इसमें हम सूक्ष्म स्तर पर आर्थिक क्रियाओं जैसे कि उपभोग, वितरण, उत्पादन आदि से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें हम एक एग्जाम्पल हम देखें तो एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत डिमांड, व्यक्तिगत सप्लाई और किसी व्यक्तिगत फर्म कैसे उत्पादन कर रही है, उसका कीमत निर्धारण कैसे हो रहा है, इस पे हम सर इसका अध्ययन करते हैं। अच्छा, गांधी जी का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या वो था, योगदान था, या अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाई जाए, कैसे लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, इसको लेकर के गांधी जी की क्या विचारधारा थी? जी सर, सर जैसा कि आज सॉरी सर, सर गांधी जी द्वारा जो अर्थ आर्थिक क्रियाओं के संबंध में जो बात की गई है, उन्होंने सर स्वावलंबन के बारे में बात की थी, स्वरोजगार के बारे में बात की थी। आज हम जो आत्मनिर्भर से संबंधित बात कर रहे हैं कि हमें अपने देश में आत्मनिर्भर बनना है, वह गांधी जी ने सर इसी के बारे में बात की थी कि हमें अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। हम्म, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी कुछ इसी तरह का विजन रखते हैं क्या? जी सर, अभी आत्मनिर्भर भारत की ओर ही सर बढ़ रहे हैं हम। वो अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के किस जिले में थे? जी सर, जैसा कि आपको पता है 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। इस दिन उन्होंने धार जिले में मेगा पार्क की स्थापना की है, उद्घाटन किया है सर उन्होंने। अच्छा, अच्छा। किस पर फोकस किया था? उनके जितने देर जनता को संबोधित किया, उसका सार क्या है, एसेंस क्या है? तो सॉरी सर, मैं उनका संबोधन तो नहीं सुन पाई थी सर उस दिन, लेकिन जो मेगा पार्क का उद्घाटन उन्होंने किया है, वो उन्होंने वस्त्र उद्योग वस्त्र के उद्योग से संबंधित, मतलब उन्होंने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पार्क का उद्घाटन किया था। सब मीनाक्षी जी, जी ये सर, आपका विकसित अर्थव्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? जी सर, सर विकसित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर वहां के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय सर ज्यादा हो, और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, और उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब और सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर उनका सही हो, तो वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है सर। अच्छा, ये विकासशील अर्थव्यवस्था से किस तरीके से अलग है? जी सर, सर विकासशील अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर प्रति व्यक्ति आय कम होती है थोड़ी उनसे, और कृषि पर ज्यादा निर्भरता रहती है, और रोजगार में कमी रहती है। वहां पर शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था जो है थोड़ी कमजोर रहती है सर। ठीक है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय का एक मापदंड छोड़ देते तो उसके अतिरिक्त क्या मापदंड है जिसके आधार पर हम विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था को अलग अलग कर सकते हैं? सर अगर हम प्रति व्यक्ति आय को छोड़ दे तो हमारे सामाजिक पहलू को अपन देख सकते हैं। अगर सामाजिक पहलू विकसित अर्थव्यवस्था की सामाजिक व्यवस्था से
ठीक नहीं है। जैसे शिक्षा का स्तर देख सकते हैं, गरीबी को देख सकते हैं, अपन रोजगार के स्तर को देख सकते हैं। इससे अपन आकलन कर सकते हैं कि अपन विकसित अर्थव्यवस्था से कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है। मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? जी सर। सर, मौद्रिक नीति वह नीति है जिसका उपयोग करके केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को कंट्रोल में करती है, कीमत स्थिरता को बनाए रखती है। भारत की मौद्रिक नीति किस प्रकार की है? सर, अ, भारत की मौद्रिक नीति को सर अपने केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें सर उनका उद्देश्य सर उनका मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना तथा कीमत स्थिरता को बनाए रखने के लिए इस नीति को बनाया गया है। ठीक है। अ, जनजातीय अर्थव्यवस्था जो है उसको उसके उत्थान के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्या योजनाएं लेके आई गई हैं? जी सर। सर, जनजातीय अ, उनके उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है वो पोषण से संबंधित एक पोषण आहार योजना उनके लिए चलाई जा रही है। और शिक्षा से संबंधित मेरा SC तात्पर्य ST। आर्थिक रूप से है। आर्थिक रूप से क्या योजनाएं हैं उनके उत्थान के लिए? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। वो योजनाओं पे मुझे थोड़ी स्टडी करनी है सर अभी वो। चलिए ठीक है। गुणांक का सिद्धांत क्या है? जी सर। सर, गुणांक का सिद्धांत प्रोफेसर केन्स द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मल्टीपल टाइम में हमको इनकम प्रदान करता है। अच्छा। और ये जो है अर्थव्यवस्था पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है? सर, अर्थव्यवस्था में जब हम निवेश करते हैं किसी अ, अर्थव्यवस्था में जब हम निवेश की गति को बढ़ाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमको मल्टीपल टाइम आय जनरेट होती है सर। अच्छा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होती है? जी सर। सर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक ऐसी अर्थ प्रतियोगिता है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा उनका प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो प्राइस टेकर होते हैं तथा सर इनकी कीमत लोच जो है वो इनफाइनाइट रहती है और इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था होती है। चलिए ठीक है। मेरा आपसे लास्ट प्रश्न है कि भाई जो है आपकी इनकम हाइपोथेसिस क्या है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उसको। चलिए ठीक है मैम, प्लीज यस। कंटिन्यू। व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है? व्हाइट कॉलर जॉब। सॉरी मैम, अभी नहीं याद कर पा रही हूँ वाइट को। जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती। जी मैम। जैविक खेती एक ऐसी खेती है मैम जिसमें उर्वरकों और रसायनों का उपयोग ना करके हम जैविक आधार पर खेती करते हैं। ठीक है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया था और कब? मैम, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। भूरी क्रांति से आप क्या समझती हैं? भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है? सॉरी मैम। अच्छा ठीक है। स्थानापन्न उत्पाद और पूरक उत्पाद क्या होते हैं? जी मैम। मैम, स्थानापन्न उत्पाद ऐसे उत्पाद होते हैं जिसमें हम अगर एक वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो हम किसी अन्य वस्तु की डिमांड करते हैं।
मैम इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम टी और कॉफी का उदाहरण देके इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि जिस तरह टी की प्राइस बढ़ती है तो टी की डिमांड कम हो जाती है, लेकिन वही कंज्यूमर जो टी का उपभोग करते हैं वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। और पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जो एक दूसरे से पूरक होती है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है। इसको हम अगर उदाहरण से समझे तो जैसे कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो कार की प्राइस भी, डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है। आरबीआई के अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? मैम क्लियर आवाज नहीं आई मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए वापस। आरबीआई के अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? मैम संजय मल्होत्रा अच्छा। गवर्नर है मैम। अ, उज्जैन किस लिए प्रसिद्ध है? जी मैम, मैम उज्जैन एक धार्मिक नगरी है जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर भगवान महाकालेश्वर विराजमान है। तथा कई यहाँ पर छोटे मंदिर भी देख है मैम, जो जिसमें हम हरसिद्धि माता का मंदिर और चार धाम का मंदिर और बड़े गणपति का मंदिर और काल भैरव का मंदिर सम्मिलित कर सकते हैं। और यहाँ पर जो शिप्रा नदी का बहाव है मैम, वो भी एक धार्मिक रूप से शिप्रा नदी महत्वपूर्ण रखती है। और शिप्रा नदी पर जो घाट बने हुए हैं उसमें से एक राम घाट के नाम से जाना जाता था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ के पिंडदान किया था मैम। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग क्या होती है? हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। सॉरी मैम, अच्छा, मैंने ठीक है। अभी इसको ठीक है। नीति आयोग के अभी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन तो, हाँ चेयरमैन प्रधान नहीं, में चेयरमैन तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। वाइस वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन मैम अरविंद पनगड़िया जी हैं। नहीं, चेंज हो गए हैं। आप एक बार देख लीजिएगा इसे। ठीक है मैम, मैं इसको वापस से अ, पढ़ूंगी। अर्थशास्त्र के घटक कितने हैं? मैम अर्थशास्त्र के मुख्यतः 4 घटक है: लैंड, लेबर, पूंजी और उद्यमी। ठीक है। और कोई ऐसे आरबीआई के कोई ऐसे गवर्नर थे जो बाद में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आरबीआई में, जी। सॉरी मैम, मुझे याद है। ठीक है। और जनधन योजना की लॉन्च डेट क्या थी? मैम जनधन योजना 2015 में लाई गई थी। ठीक है। ठीक है, बस मेरा यही लास्ट। थैंक यू। वो गवर्नर जो थे ना, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो 15वें नंबर के गवर्नर थे और बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने। और जनधन योजना 2014 में लॉन्च हुई थी, 28 अगस्त 2014 में। जी मैम, मैं और अच्छे से और स्टडी करूंगी और इसको। हाइड्रोपोनिक्स जो फार्मिंग होती है वो बिना मिट्टी के पानी में पौधों की खेती की जाती है, पानी में। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, एक बार आप और थोड़ा और ज्यादा इसको। जापान में काफी ज्यादा जापान में प्रचलित है और सिक्किम है जी मैम, पहला। मैं और जो हाँ मैम, पहला राज्य सिक्किम है, वो मैं उस समय रिकॉल नहीं कर पा रही थी मैम। तो 2018 में लॉन्च किया गया था। अभी कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जो आंशिक तौर पे जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सिक्किम पूरी तरह से है। ठीक है। जी मैम। ठीक है। और एमपी में सबसे पहले इंदौर में स्टार्ट हुई थी। इंदौर में और भी बन रहे हैं धीरे जी धीरे। जी सर। कब है मीनाक्षी आपका? सर हमारा 29 को है। 29 को है। जी सर। चलिए, बहुत अच्छा। आपका ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है ड्रेस। यही ड्रेस है कि और भी कोई दूसरा रहेगा? सर ये भी है और भी साड़ी है सर। चलिए, अच्छा है। सर सर क्रीम कलर की साड़ी है एक। तो सर आप उचित मार्गदर्शन करिए हमको किस टाइप से, मतलब। तो आप एक काम करना, दोनों को फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा, है ना?
जी सर, जी सर। बॉडी पॉस्चर आपका अच्छा है, चेहरे पर कोई तनाव नहीं रहता है, आपकी अच्छी बात ये है। और आंसर लॉजिकल भी है आपके, बढ़िया है। सब्जेक्ट की नॉलेज भी सफिशिएंट है। बस ये कि करंट को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ते रहिएगा। सर मैं कर रही हूँ कुछ। जी, राजगढ़, भोपाल और उज्जैन जिले जो आपके हैं उनसे संबंधित है ना, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। जनजातीय अर्थव्यवस्था को भी देख लेना थोड़ा सा, तो क्या जी सर, हुआ। योजनाएं भी देखना है। हाँ, योजनाएं जरूर पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, जी सर। क्योंकि अभी करंट में भी कई चीजें चल रही हैं, उनको भी देख लेना आप, है ना। जी जीएसटी सर। के बारे में स्पेशली जो स्लैब चेंज हुए हैं, है ना। जी और सर, अभी जीएसटी में 2 स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%, और 40% एक स्लैब है जो सिंक वस्तुओं के लिए रखे गए हैं, जिसमें तंबाकू, सिगरेट, शराब जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है उनके लिए रखे गए हैं। और बीमा जो एलआईसी और अपना स्वास्थ्य बीमा है, इसको जीएसटी से अभी बाहर। इसमें क्या किया गया है, इनको सर बाहर। जीएसटी से अभी इनको हटा दिया गया है। या- ठीक है। सर इसमें अपन 0% में इनको मानेंगे या फिर ये बोलेंगे कि इसको हटा दिया गया है? जीरो ही है, जिस पर जीरो मतलब नहीं लग रहा है उसको। जी सर। सर हमको एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर मतलब 0% में इनको रख रहे हैं तो ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि इसको 0% मतलब एक कैटेगरी देनी पड़ी? मतलब ये है कि आज यानी कि वो कैटेगरी में है, मतलब ये है कि कल यदि होता है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। जी मतलब सर। वो जीएसटी के अंतर्गत आता है, लग नहीं रहा है वो अलग बात है, लेकिन हम कल चाहें तो उसका स्लैब चेंज कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। मीनाक्षी जी, जी वैसे सर। तो ओवरऑल अच्छा है ना। आपकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप दबाव में नहीं आ रहे, जो पहली डिमांड होती है इंटरव्यू की, है ना। जी प्रश्न आ सर। रहा है तो भी बहुत आराम से, नहीं आ रहा है तो भी आराम से, है ना। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आप एक तो विषय से संबंधित जो शब्दावलियां हैं, जैसे वो रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एसडीआर, एसएलआर, वो मतलब जो आर्थिक शब्दावलियां होती है, जैसे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, तो वो या मैम वो कौन सा कल्चर किससे रिलेटेड है, हास्य कल्चर है या ग्रीन रेवोल्यूशन, तमाम सारी जो आर्थिक शब्दावलियां हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है जी इकोनॉमिक्स का, थोड़ा सा वो देख लेना है। और साथ में करंट। और एक बात जो मैंने जी पूछा था ना कि अभी मध्य प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है, कौन कौन से लोक कल्याणकारी या ये जन कल्याणकारी नीतियां अपना रही हैं, तो थोड़ा इसकी जानकारी होनी चाहिए। और खास करके जनजातीय वाले एरिया पर, क्योंकि कुछ होता है जो सबके लिए होता है, कुछ होता है जी जो सर। पर्टिकुलर किसी के लिए होता है ना। सर एक्चुअली मैंने योजनाएं पढ़ी है लेकिन वो मेरी पूरी मिक्सअप हो गई है, तो अभी अच्छा, मैं उसमें सोच रही हूँ कि केंद्रीय और जो अपने राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है और फिर उसमें शिक्षा क्षेत्र में कौन सी चलाई जा रही है और जनजाति के लिए कौन सी चलाई जा रही है, वो एक रणनीति तैयार करके मुझे उसको तैयार करना है, क्योंकि मेरी पूरी योजनाएं सब मिक्सअप हो गई है सर। नहीं मैं मैं उसको बताता रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एट द टाइम पर। हूँ, आप उसका एक तो वर्गीकरण कर लीजिए, है ना। जी सर। केंद्र का अलग, राज्य का अलग, उस तरह से। और ये देख लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सा जी सर। कार्य केंद्र सरकार कर रही है, राज्य का कर रही है, महिलाओं के लिए क्या कर रही है, बच्चों के लिए क्या कर रही है, जनजातियों के लिए। तो उसमें जी ऊपर सर। केंद्र का कर लीजिए और नीचे एमपी का कर लीजिए। तो जब इस तरह से जी अलग अलग बटा रहेगा तो मिक्स नहीं होगा, और जिस सेक्टर से पूछा जाएगा आप बेहतर बता सकते हो। जी क्योंकि सर, वही आपका मैं इंटरव्यू प्लान। आपका इंटरव्यू विषय ओरिएंटेड रहने वाला है ना। तो खासकर इकोनॉमिक्स क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, इस पर फोकस करना है ना। जी सर, बिल्कुल। और बहुत सारी अच्छी बात, एक तो वो कर लेना है। और दूसरा ये कि करंट में क्या कुछ चल रहा है ना, मध्य जी प्रदेश का स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, उन घटनाओं पर बहुत बेहतर नजर रख रही है। या कौन कौन से संगठन है जो आर्थिक है ना, और कौन कौन से संगठन राजनीतिक है वो नहीं याद करना है, कौन कौन से आर्थिक है वो जरूर याद कर लेना है ना। अभी हाल ही जी में सर। पिछले एक वर्ष में उसकी कहाँ बैठक हुई है, किसने अध्यक्षता किया है, भारत की ओर से किसने जी प्रतिनिधित्व किया है। तो ये सब मतलब अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो करंट अफेयर है उसको थोड़ा सा देख लेना, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और खासकर अभी जी अब से देख करके
और इंटरव्यू के दिन तक, है ना, अभी क्या कुछ हो रहा है उसको बहुत तेजी से नजर रखना है, क्योंकि जनरली वही पढ़ के लोग आते हैं और उसी पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर अगर फर्स्ट हाफ में है तो पूरा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में पूछे ही बस सेकेंड हाफ में फिर तो सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हैं, लेकिन पहले दिन जब आते हैं तो तरोताजा होते हैं, टीवी देख के आए होते हैं, पेपर पढ़ के आए होते हैं, तो वो आपको भी होनी चाहिए, इसलिए इनको नजर रख, है ना। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता, ओवरऑल ठीक है। मैं उम्मीद जी करता हूँ सर। कि आपका जरूर चयन होगा। ठीक है, बहुत बहुत जी सर, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जैसा कि आपको बता ही दिया गया है, बाकी जो करंट से जो चीजें हैं जो आपके विषय से संबंधित है स्पेशली, उन पर आप जरूर नजर रखिएगा। और जी कई सर। चीजें ऐसी हैं जो आपके विषय पर आप फोकस कीजिएगा, बाकी डेली न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह जो आपके विषय से संबंधित जो भी घटनाक्रम है उससे आप अवगत रहें। बाकी शेष आपका सभी ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक। सर, थैंक यू सर। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। सर जैसे सब्जेक्टली हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ा है उसको याद भी है, लेकिन हमको कई मतलब जैसे अभी पूछते हैं तो बहुत बार रिकॉल नहीं हो पाती है वो चीजें। ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ याद रहता है, मैं ठीक है ना। और इसको सबसे पहले अपने दिमाग को ये सिग्नल देना स्टार्ट करें कि मुझे सब कुछ याद रहता है। पॉजिटिविटी सर लाइक, याद रहता है, लेकिन एट द टाइम जब पूछते हैं ना उस समय रिकॉल नहीं हो पाता नहीं है। नहीं, आप पहले तो ये अपने दिमाग में लाओ कि हाँ मुझे सब कुछ याद रहता है। जी अपनी सर। थिंकिंग को चेंज करना है ना, पॉजिटिविटी लानी है। तो आप आप यानी जी कि सर। जो अपने दिमाग में ये चीज कर लें कि मुझे याद रहता है, तो वो अपने आप ही याद आने लगेगा। और यानी कि ये कभी कभार क्या होता है कि हम थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो जाते हैं तो ये चीजें हो जाती हैं कि रिकॉल नहीं हो पाता है। बट ये कि जब हमारी पॉजिटिविटी रहेगी, है ना, जब हम साइकोलॉजिकल तौर पर स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो वो चीजें फिर मिस नहीं होती हैं। मुझे मालूम है कई चीजें ऐसी आपको आसानी से याद आ रही थी, लेकिन आप यानी कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर अपने आप को फील कर रहे थे, इस वजह से। आगे से इसको ना फील हो इसके लिए आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। जी सर, थैंक यू सर। ओके। सबसे अच्छा तरीका यही होता क्या है कि जब हम नहीं बता पाते हैं तो दबाव में आते हैं, और दबाव में आते हैं तो याद नहीं होता है, याद नहीं होगा तो दबाव पे बता नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे तो दबाव में आएंगे। तो जो ये गलत दिशा में रोटेट हो रहा है ना, इसको सही दिशा में लाइए, दिमाग को पॉजिटिव जी से, सर। जैसा सर ने कहा। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो याद होगा, याद आएगा तो खुश होंगे, खुश होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो जो चीजें याद भूल भी रही है ना वो भी याद आने लगी। तो इसलिए जी सर। हमेशा दिमाग को पॉजिटिव संदेश देना है। तो बिल्कुल अच्छा, एक बात और भी मैं आपको बता दूं आत्मविश्वास आपका बढ़ाने के लिए, कि ये जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाए या सारे जी चीज। सर। अब जैसे उदाहरण स्वरूप कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहती हैं, तब ये मत बोल दीजिए कि सारी, तब तो आपको बताना हाँ। है ना। जी लेकिन सर। ये पूछ दिया जाए कि अभी वर्तमान में एक डॉलर का मूल्य कितना है ना, तो ये तथ्यात्मक है। अगर रिकॉल हो रहा जी है सर। तो बताइए, नहीं हो रहा है तो सर। सारी बोल दीजिए। जी। तो जी जित सर, मैं कंफर्म करना चाहूंगी अभी $1 इक्वल टू 87 रुपीज है। 86 पॉइंट समथिंग है, हाँ 87 ही मान लीजिए आप। ये डेली डेली बदलता है, इसको रखना नहीं है, ये उस दिन के अच्छा। पढ़ के जाना है, ठीक है ना। ये डेली जी सर। बदल रहा है, मतलब आप ठीक है ना। मतलब बोल सकते हैं कि लगभग इतना है। हाँ मतलब इस प्रश्न तरह आप बता दिए कि लगभग हाँ। अभी अपन कितना। लगभग करके उसको बोल सकते हैं कि सर हाँ लगभग 87 अभी हाँ चल रहा अब ये बोल दीजिए कि अराउंड जब मैं पढ़ी थी, है ना, एक दो दिन पहले तो इतना आया था, या न्यूज में मैंने सुना था या देखा था तो इतना था, ठीक है, ये बता है। जी सकते, सर। है ना, ऐसा जी बता। सर। तो कंसेप्चुअल प्रश्न में उत्तर देना ही है, और जी सर। फैक्चुअल प्रश्न में अगर ठीक से याद है तो बताना है, अदरवाइज सारी बोल के निकल जाना, या सारी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो जी इससे सर। आपका विश्वास बना रहेगा, और ऐसा नहीं होगा कि आते हुए आप न बता पाए, क्योंकि वो जी तभी होता है जब हम दबाव में होते हैं, तब आता हुआ भी जी नहीं बता पाते, तो उससे आप निकलिए। ओवरऑल एकदम मस्त रहिए, ठीक है ना। हाँ जी सर। एकदम रिलैक्स होके वहां भी रहना है, यहाँ भी रहना है, ठीक है, चलिए।